ओके बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि देर आर टू पेपर्स इन A2 दैट आर टेस्टेड फ्रॉम अस. वन इज द P3 एंड वन इज द P4. लेट्स टॉक अबाउट द P3 फर्स्ट. Paper 3 is of 60 marks paper, or the time that is given, that is allotted to us, allocated to us for this paper is 60, sorry, of 1 hour 45 minutes. And slower pace, please. Okay, this is my style that I speak too quickly. I'm sorry for that, but I'll take care of that. Okay. तो बच्चों, दो पेपर्स हैं. पहला है पेपर 3. पेपर 3 का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 और 45 मिनट, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं दैट आर 60. तो पहली बात तो ये हम याद रख लेते हैं कि 60 मार्क्स का ये पेपर है और 1 और 45 मिनट इसके लिए हमें मिलेंगे. ठीक है. इस पेपर के साथ एक केस स्टडी हमें मिलेगी, जैसे कि यहाँ CQ के नाम से एक केस स्टडी ऑलरेडी हमारे पास है. इफ यू लुक एट दिस केस स्टडी, तो ये 2.5 पेजेस की या 3 पेजेस की मैक्सिमम एक केस स्टडी होगी. बिफोर 2023 हमें एक लॉन्गर केस स्टडी मिलती थी 5 पेजेस की ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर हमें एक लंबा ही पेपर 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना पड़ता था. Now that paper has been divided into two parts basically, एक P3 और एक P4. हम इस वक्त उसमें P3 पे बात करें. तो इफ यू सी, तो ये जो केस स्टडी आपके सामने है 2.5 पेजेस की है. The good thing is that whatever question will be tested from you, whatever, there will be a relevant paragraph, material, appendix, table in the case study for you. हम देखते हैं हमें इस केस स्टडी से किस तरह के सवाल आते हैं. ये मैंने आपके सामने पेपर खोला और यहाँ पे एक सवाल हमें मिला. रेफर टू लाइन 69 एंड 70, एनालाइज टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विल इम्पैक्ट CQ. तो अब उसने खुद ही बता दिया कि लाइन नंबर 69 और 70 में उसने इंफॉर्मेशन दे दी है. पहली तो बात यह है कि अगर हम इस पेपर का नाम पढ़ें तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग पेपर, ये लिखा हुआ है P3 बिजनेस डिसीजन मेकिंग. तो इसमें ज्यादातर सवाल जो आपसे टेस्ट होंगे वो डिसीजन मेकिंग टेस्ट होंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये जो आंसर स्पेस है ये आपको पेपर में दी जाएगी. जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये लाइंस गिवन है. एंड डू यू नो हाउ मेनी लाइंस फॉर 1 मार्क? अगर ये 8 नंबर का सवाल है, जो कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 विल ऑलवेज बी 8 मार्क्स, यहाँ पे आप देखें 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हाउ मेनी लाइंस विल यू गेट, कितनी होंगी? एनी आइडिया किसी बच्चे को? खामोशी. ओके. यू विल बी गिवन 3 लाइन्स फॉर एवरी मार्क. अगर आप ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन की लाइन कैलकुलेट करें तो दीज आर 24 इन नेचर. अब बहुत से बच्चे दे कम टू मी और आस्क, सर ये बताएं कि अगर हमें एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़े तो यस यू कैन गेट, नो वरीज विद दैट. आखिर में 3 ब्लैंक पेजेस भी होते हैं, उन पे भी लिख लें, वो भी ठीक है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेबल. ये जो लाइंस दी जाती हैं ये बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के आपको दी जाती हैं. कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत स्मॉलर होती है, कुछ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं. तो ये लाइंस काफ़ी होती हैं. ये कोई मिसकंसेप्शन अगर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा लिखने से बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. 8 नंबर का सवाल है. द एग्जामिनर हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड 2 चेंजेस, तो हमने 2 ही लिखनी है बच्चों. देयर इज नो नीड टू राइट 3, देयर इज नो नीड टू राइट 4, देयर इज नो नीड टू राइट 10. हमने 2 पूछी हैं तो 2 ही लिखनी है. फिर उनका एनालिसिस और आगे एप्लीकेशन और एनालिसिस होगा, एप्लीकेशन और एनालिसिस होगी, उस पर बात करेंगे. बच्चों 8 मार्क्स के क्वेश्चन की जो मार्क्स स्कीम है दैट इज वेरी सिंपल. मैं जरा उस पर थोड़ी सी बात आपके साथ करता हूँ कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने क्या चीजें प्रोड्यूस करनी होती है. लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन विद यू पीपल, ताकि हम उस पर थोड़ा सा लिख सकें. When it comes to P3, there is one question, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. ठीक है. और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा 2 फैक्टर्स, 2 एडवांटेजेस, 2 डिसएडवांटेजेस, 1 एडवांटेज, 1 डिसएडवांटेज, यही पूछा जाएगा. इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा. द मार्क स्कीम फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन इज 2, 2, 4. इट मीन्स you will get 2 marks for knowledge, you will get 2 marks for application, and you will get 4 marks for the analysis. Now, what is this knowledge, what is this application, what is this analysis? इसके लिए मैं अब आपके 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए.
Generally, there is a concept about the business papers that writing the definition gives you knowledge marks. This is partially correct. इसमें गलत कुछ नहीं है, but this is partially correct. जैसा कि ये जो सवाल अभी आपने देखा उसमें एग्जामिनर ने पूछा टू इकोनॉमिक चेंजेस, तो आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दें, इकोनॉमिक चेंजेस को डिफाइन कर दें, या इस तरह की कुछ और डिटेल बता दें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में, तो आपको डेफिनेशन लिखने के मार्क्स मिलेंगे, बट दिस इज नॉट फुल 2 मार्क्स. हाउ वी गेट the knowledge marks in our paper is not solely dependent on the definition. It's dependent what knowledge you create in your answer throughout the answer. नॉलेज से मुराद है क्या रेलिवेंट टर्म्स आप यूज करते हैं अपने आंसर के अंदर. जैसे कि वहां पे इकोनॉमिक चेंजेस हैं तो या एक्सटर्नल चेंजेस हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल, यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, और इनको यूज करते हैं और इस तरह से यूज करते हैं कि इनके मीनिंग भी क्लियर हो जाए, तो देन यू गेट द फुल नॉलेज मार्क्स. तो इट्स नॉट द डेफिनेशन ओनली, ऑलवेज रिमेंबर बाय राइटिंग आउट डेफिनेशन यू विल से एग्जामिनर तो मुझे 2 नंबर पूरे नहीं दिए. इट्स अबाउट द डेफिनेशन एंड इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग नॉलेज पॉइंट्स इन योर आंसर एंड यूजिंग देम इन सच अ वे दैट द मीनिंग बिकम्स क्लियर. तो दिस गिव्स यू नॉलेज मार्क्स. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हम देखते हैं कि हम नॉलेज के मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं और फिर विल मूव फॉरवर्ड. Just give me a minute. ये एक जनरली ओपन द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, किसी बच्चे का पेपर है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ यहीं पे, तो मैंने यहाँ आपके सामने खोल लिया सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम नॉलेज के मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं. द क्वेश्चन इज एनालाइज टू कंस्ट्रेंट्स ऑन एचपी ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है. हम वी केम अप विद द आइडिया, हमने कहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट, environmental, political, technological, and environmental changes that form the macroeconomic environment in which the business operates, a successful business, वगैरह वगैरह. So we have given a good definition. ठीक है. Now let's see what the student has done and how student can score full knowledge marks in that. If you see, the increase in the pet ownership in Australia has led to increase in the demand for pet products, which has encouraged the entry of the national competitors in the market. This is what she has done. She has brought it from the case study. वहाँ Australian economy में हो रहा था, तो he started her answer with that. Therefore, HP might lose the competitive advantage. What is this competitive advantage? This competitive advantage एक लफ्ज है जो यूज किया है, that is from your basic knowledge. ठीक है. इसी तरह especially in the rival retailers of pet products offer low prices. Hence, इस यहाँ comparative pricing का लफ्ज हम यूज कर सकते थे, वो हमें ज्यादा नॉलेज मार्क्स देता. Hence, making it difficult for HP to maximize the sales despite offer customer loyalty. ये customer loyalty knowledge है. Scheme thus lower customer base will sooner or later reduce HP's market share in Australia. Market share भी knowledge है. In addition to this, central banks have started that interest rates will rise in the future. ये economic changes को हमने यहाँ पे किया है, एक economic change हमने लाए हैं. Therefore, it will increase the cost of borrowing. ये cost of borrowing knowledge है, that gives you knowledge marks, as well as the return on the savings. ये return on saving knowledge है, that gives you knowledge marks. Consequently, Ivana, it was the name of the owner, might find it difficult to finance the investment in factory modernization. ये factory modernization case study से लिया है. This was written there as she was considering to extend HP's bank borrowing. ये bank borrowing application भी है और knowledge भी है. Therefore, higher interest rate will have to be paid in case of acquiring the bank loan, which would increase the gearing ratio. ये gearing ratio knowledge है. एक टेक्निकल टर्म को यूज करना, फ्रॉम 47% to 51%. दिस इज एप्लीकेशन. हेंस HP would become highly geared company which would discourage potential investors from investing in HP. तो इफ यू सी व्हाट वी हैव डन, हमने रिपीटेडली ऐसे टर्म्स का, ऐसे वर्ड्स का यूज किया है अपने आंसर के अंदर जो टेक्निकल हैं और जो हमें ज्यादा नॉलेज मार्क्स दे सकते हैं. So this is not only about writing the definition only, this is about using all the technical terms, related words that might enhance the quality of our answer in total. तो ये जो है, this is what we call knowledge. Coming to the second, that is called application. वैसे तो मैंने यहाँ आंसर पढ़ दिया आपके सामने.
एप्लीकेशन के 2 मार्क्स हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट कि हम 2 दफा कोई केस स्टडी से लफ्ज उठा के लिखेंगे और हमें एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों नहीं, मैं अपने बच्चों को एक बात सिखाता हूं जो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूं। इट्स द केस स्टडी पेपर, इट्स द एप्लीकेशन पेपर। आपको ओथ टेकिंग करनी चाहिए कि जो भी कहूंगा केस स्टडी से कहूंगा, केस स्टडी से बाहर कुछ नहीं कहूंगा। वट एवर आई विल राइट आउट ऑफ द केस स्टडी, माई एवरी सेंटेंस विल रिप्रेजेंट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो कुछ ना कुछ जो है। जी श्योर, लेट मी फिनिश, फिर हम लेते हैं, बस मैं बात करूं। तो हमें क्या है कि हमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बार बार अपने आंसर्स के अंदर रिपीटेडली यूज करनी होती है। तो और आई वाज टॉकिंग स्पेसिफिकली कि हमें एप्लीकेशन के मार्क्स कहाँ से मिलते हैं। आई वाज सेइंग कि वो स्कोर एप्लीकेशन मार्क्स फ्रॉम यूजिंग द डेटा इन द आंसर फ्रॉम द केस स्टडी रिपीटेडली, बार बार। इफ यू लुक एट दिस आंसर, तो हमने यहाँ से शुरू किया। द इंक्रीज इन पेट ओनरशिप इन ऑस्ट्रेलिया हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर पेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम बार बार यूज करते हैं। फिर हमने जो है ओनर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी, उसके आइडियाज के हवाले से इंफॉर्मेशन दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम रिपीटेडली करते हैं एप्लीकेशन। इट्स नॉट राइटिंग वन, एक दफा से कोई वर्ड लिख देना या ऑल दैट। एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं मिलते। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको बिल्कुल whatever you will have to write, you will bring it out of the case study in P3 and P4 both, then you will score application marks। ये जो 2 नंबर है, this is very important। क्योंकि अगला जो हमारा पार्ट है जिसको मैंने एनालिसिस कहा, अभी मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस, जो 8 नंबर का सवाल है। द नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपसे बात की वो एनालिसिस है। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज द नेम ऑफ चेन ऑफ आर्गुमेंट्स दैट वी डेवलप। Analysis is the name of chain of arguments that we develop to prove our argument। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, if you look at this answer, to increase in pet ownership in Australia has led to increased demand in the pet products। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम लेके आए हैं और हमने लिया भी केस स्टडी से है। has encouraged entry to of multinational competitors। अब ये जो डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड के बढ़ने से क्या हुआ है, मोर मल्टीनेशनल कंपेटिटर्स मार्केट में आ गए हैं। दिस व्हाट हमने यहाँ से अपनी चेन बनानी शुरू करनी है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, लेट्स सी। मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, देयर आफ्टर एचपी माइट लूज कंपेटिटिव एडवांटेज। अब एमएनसीज के आने से क्या होगा, बिकॉज उनकी प्रोडक्ट ज्यादा कंपेटिटिव होती हैं, तो कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो इंक्रीज, उसका रिड्यूस हो जाएगा, स्पेशली इफ द राइवल रिटेलर्स हैव पेट प्रोडक्ट्स ऑफर लोअर प्राइसेस। Now listen it carefully what I'm trying to say here। बच्चों, एनालिसिस 2 चीजों को अगर आप सीख लें तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए एनालिसिस करना। इफ यू लर्न ओनली 2 थिंग्स, 1, 2 W's हैं वो, why and what। if you are saying something, why you are saying that। if you are saying here they might lose the competitive advantage, अच्छा वो अपना competitive advantage lose करेंगे, सही है, तो उससे क्या होगा फिर, वो सॉरी क्यों होगा, पहले तो बात ये, because the competitors might offer lower prices। 2 W's always बच्चों, 2 W's I'll repeat। 1 why, second is what। if you are saying something, उसकी रीजन क्या है, जैसे कि हमने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यू विल लूज कंपेटिटिव एडवांटेज, क्यों, बिकॉज राइवल माइट ऑफर लोअर प्राइसेस। फिर उससे क्या होगा, हेंस मेकिंग इट डिफिकल्ट एचपी टू मैक्सिमाइज इट सेल्स। आपका मार्केट शेयर जाएगा, जाहिर है। तो हमने कहां से शुरू किया कि हमारी सेल्स जो है वो हम उनको मैक्सिमाइज नहीं कर सकेंगी डिस्पाइट ऑफरिंग कस्टमर लॉयल्टी स्कीम्स। ये हमने केस स्टडी से लिया है, वो बेचारे कर भी रहे थे कस्टमर लॉयल्टी स्कीम ऑफर, लेकिन इसके बावजूद एमएनसीज का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा था। दस लोअर कस्टमर बेस, फिर एक और चेन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लोअर कस्टमर बेस होगी, विल सूनर और लेटर रिड्यूस एचपीज मार्केट शेयर, और उससे अल्टीमेटली हमारा मार्केट शेयर हो जाएगा। मैंने चेक द पेपर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी हम कैम्ब्रिज की ईसीआरस भी चेक कर रहे होते हैं, पेपर्स भी चेक कर रहे होते हैं, तो फिर वही रियलाइज, अच्छा स्टूडेंट्स जंप अप टू द कंक्लूजन। कितना आसान है यहाँ पे कहना, कंपेटिटर आ गए, आपका मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। ट्रू, उसमें गलत तो कुछ नहीं है, बट दिस इज नॉट द वे वी डू दैट। This is not the way we do that। What we do, we develop chains, 1 chain, 2nd chain, 3rd chain। ठीक है, तो इस तरह से I still remember I was in a training with the head examiner। एक बहुत पुरानी बात है, तो उसने बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे दी। उसने मुझे कहा कि आसिफ साहब, what happens if you do not brush your teeth। तो I said sir, my teeth will fall। उसने कहा no, you will say if you do not brush your teeth I'll get
cavities in that, and if I continue with that, they might get damaged, and if they get damaged, they might fall. So you do not jump up to the conclusion. ठीक है, कभी भी develop the chains always. और कितनी chains हमें बनानी होती हैं, this is very important. Again, we have checked the answers of the students. इन्होंने 2 chains बनाई, 3 chains बनाई, but examiner was not happy with that. All in P3 and P4, always develop at least 5 to 6 chains of your analysis, then reach to the conclusion. और ये conclusion क्या है बच्चों, किस चीज पे आपने पहुंचना है, this is again very important. आपको याद होगा एएस में आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेसेस पढ़े थे. वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मार्केट शेयर इंक्रीज करना. वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ग्रोथ को लेके आना. वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना. ये वो कंक्लूजन है जिस तक आपको अपनी चेन्स को डेवलप करते करते पहुंचना चाहिए. आप मार्केट शेयर बढ़ाएं अपने एंड ऑफ कंक्लूजन में, कम करें, आप प्रॉफिट बढ़ाएं या कम करें, बट योर कंक्लूजन मस्ट एंड, I repeat, your conclusion must end on the achievement of some objective of the business. Then it's complete. आप 5 से 6 चेन्स भी बना देंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नजर नहीं आएगा by the end of the conclusion. You won't score full marks. तो always remember. तो this is the way we write. As I told कि हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन को. 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसमें हम पूरे करते हैं. एक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, दूसरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन है, तीसरा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है. Knowledge के मुतालिक in this question, in 8 marks question, we have 2 knowledge marks, not more than that. In this 8 marks question, we have 2 application marks, not more than that, and we have 4 analysis marks. वो हमने पूरे करने हैं by developing the chain of the arguments. जितनी chains हम बनाते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा हमें उसके marks मिलते चले जाएंगे. तो this was a brief introduction of the 8 marks question. मैं यहाँ पे रुकता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई.